जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। आज मैं हूँ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में और बरही में हूँ। आपको बता दूं, आज ऐसे नवयुवक से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कम उम्र में लोगों के दिलों में जगह बना लिया है। जैसा स्वागत है भैया। बहुत आपका जोहार है। तमाम आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार है। मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। संजय भैया, आपसे आवाज थोड़ी बैठी हुई है, बहुत कम सवालों में और ज्यादा कुछ बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे आपके लोकसभा क्षेत्र के। आप तो अभी नवयुवक हैं, बहुत कम उम्र में आप राजनीति में आ चुके हैं और हमारी भारत की राजनीति, जहां तक मुझे नॉलेज है कि 50 से सब ऊपर वाले करते थे, लेकिन जब से जेबी केसेस आया है, आप जैसे नवयुवक इस राजनीति में आना स्टार्ट कर दिए। इससे पहले शुरुआत करेंगे, इसलिए बारे में बताएं। देखिए, जब तक यंग जनरेशन को आप राजनीतिक चेतना नहीं जागृत करेंगे उसके भीतर, और किसी भी देश के भीतर हो, अगर नौजवान पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे, तो सोसाइटी में जो नए सोच हैं, जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट करना टफ़ होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप होता है। और एज गैप्स के कारण देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास बहुत ख़ासा अनुभव है, लेकिन दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, और मैं ये बात को मानता हूँ कि अगर आज के दौर में जो लीडर्स स्थापित एक नेता के तौर पर हैं, जो 90 के दशक में राजनीति को शुरुआत किए, वो भी अपने उस दौर में यंग थे। तो इस दौर में अगर यंग लीडर्स नहीं आएँगे, जब जेपी निकले, लोहिया निकले और वो तमाम, आप 74 के आंदोलन के लीडर्स को देखिए या फिर झारखंड के ही विनोद बाबू, एके राय, शिबू सोरेन को देखिए, तो इन तमाम लोग, इनकी भी तो अपनी युवावस्था रही होगी। तो हम यही बात कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे नौजवान जो कहते हैं कि राजनीति से हम रुख मोड़ रहे हैं, तो रुख मोड़ने से काम नहीं चलेगा। नौजवानों को राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम समाज को एक बेहतर रास्ता दिखला सकते हैं। संजय जी, अब मैं आपके लोकसभा की बात करेंगे। यहाँ पे जेपी पटेल जी आए हैं और आपके मनीष जायसवाल जी, दो आपके कॉन्टिनेंट बहुत भारी पड़। देखिए, एक तरफ मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव है, लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टियाँ अपने-अपने प्रत्याशियों को लड़ाती हैं। इस बार का जो परिदृश्य है हज़ारीबाग लोकसभा का, वो बिल्कुल अलग है। मैं एक प्रत्याशी के तौर पर या फिर अति आत्मविश्वास में और आत्मबुद्धता में ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप पूरे इलाके में, हज़ारीबाग और गिरिडीह लोकसभा में आप जाकर के पता करिए, लोग बहुत बड़े परिवर्तन के मूड में हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि चुनौती और भारी प्रत्याशी की बात, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है। आप पूरे हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में घूमिए, मैं पिछले 20 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा हूँ और आज लगभग 20 दिनों के बाद घर आया हूँ, आपसे मुलाकात हो रही है और अभी आपके इंटरव्यू के बाद तुरंत फिर मुझे सभा में भी जाना है। तो लगातार जिन क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ, गाँव-गाँव के इलाकों में, हर तरफ एक ही है कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं और नेशनल एजेंडा पर हम लोग इस बार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को वोट नहीं करने वाले हैं। इस बार हम लोग वोट झारखंडी एजेंडे पर करेंगे। जो झारखंड के विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, नियोजन की बात करेगा, उन लोगों के साथ जाएँगे। हम लोगों के साथ एक एडवांटेज ये है कि जो लोग लोकसभा चुनाव में अभी लड़ने आ रहे हैं, वो दोनों पूर्व में विधायक रहे हैं। तो अपने-अपने क्षेत्र में हो सकता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी पहुँच होगी जनता के बीच में। लेकिन जो और तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं लोकसभा के अंदर, वहाँ पर जनता इन प्रत्याशियों को, कई लोगों को पहचान भी नहीं रही है। लेकिन चूँकि हम लोग 3 साल से आंदोलन में हैं, हम लोग पूरे झारखंड घूम रहे थे, हजारीबाग और गिरिडीह और तमाम धनबाद के इलाकों में तो हम लोग की सक्रियता बहुत अधिक थी। तो इसका एक एडवांटेज है कि पब्लिक हम लोगों को पहले से जान रही है और वो इस बात को एप्रिशिएट कर रही है कि आप लोगों ने संघर्ष किया है, उसके बाद राजनीतिक तौर पर कदम रखा है। तो हम लोगों का भी भरपूर साथ मिलेगा और इसी आत्मविश्वास के बल पर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक बड़ी बात करना चाहेंगे संजय जी, रामनवमी आने वाली है और रामनवमी हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी माना जाता है और इस पे विवाद हर वक्त रहता है। आप अगर बनते हैं, सांसद का मौका मिलता है आपको बनने का, तो इस रामनवमी को किस तरह से आप बढ़ावा देंगे? बार बार जैसे साउंड को बंद करने का नोटिस निकलता है, हाल फिलहाल फिर ये बात हो रही थी रामनवमी को लेकर, और ये महापर्व है हजारीबाग के लिए, इसे किस रूप से देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हजारीबाग की रामनवमी बहुत विख्यात है और तमाम राम भक्त भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं। मुझे लगता है कि जब पर्व त्योहार किसी भी धर्म का हो, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करती है। और जहाँ तक साउंड सिस्टम की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा विषय है। अगर कोई बजाना चाहता है साउंड सिस्टम, तो उसको बजाए देना चाहिए। लेकिन एक बात सिर्फ़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे संवेदनशील इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नशे की हालत में रहते हैं, कुछ भड़काऊ गाने बजा दिए, कुछ माहौल बिगड़ने की उससे आशंका होती है, तो प्रशासन एक सतर्कता बरतती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर राम भक्त राम के गाने पर झूमना चाहते हैं, तो उनको बजाने के लिए ये अवसर मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब इतनी बड़ी हमारी रामनवमी है,
तो इसको क्यों ना एक रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पर तब्दील कर दिया जाए। जैसे दुनिया के बड़े-बड़े फेस्टिवल्स को देखने के लिए दुनिया के अलग-अलग इलाकों से लोग आते हैं। अगर हज़ारीबाग की हम रामनवमी इतनी हम लोगों की विख्यात है, एक ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए था पिछले 10, 20, 25 सालों में कि इस इलाके में एक ऐसा इवेंट टाइप का माहौल बनाया जाता कि पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग आते, लोग बड़े-बड़े होटल रेस्टोरेंट्स में रुकते, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। अभी क्या हो रहा है कि जब रामनवमी का सीज़न आ रहा है, तो हम लोग इस तरह का कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं हज़ारीबाग के स्तर पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि बाहर से बहुत लोग देखने आ रहे हैं, तो हज़ारीबाग में कुछ कमाई हो रही है। हम चाहते हैं कि इसको इस पॉइंट पर भी देखा जाना चाहिए कि हज़ारीबाग के लोग इस रामनवमी त्योहार से एक बहुत बड़ा रोज़गार भी यहाँ जनरेट हो सकता है। इस विषय पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि जब हमारा स्ट्रेंथ है इतना अच्छा, तो इस पर काम करते हैं, कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप आज देखिए राम जन्मभूमि अयोध्या के इलाके में आज एक कितना बड़ा वो रिलीजियस टूरिज़्म का सेंटर बन गया। तो आज वहाँ के कितने होटल, रेस्टोरेंट्स, लॉज, कैफ़े सब कुछ एक बड़ा व्यापार खड़ा हुआ। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हज़ारीबाग को देखते हैं, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ खड़ा हो सकता है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जी। बहुत बहुत बड़ी सोच है संजय मेहता जी का। उन्होंने सोचा कि जो हमारा इंटरनेशनल पर्व है रामनवमी, उसे विख्यात किया जाए और क्यों ना क्यों बाहरी पैसे जब यहाँ पे आएगा तो और विख्याता बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को एक स्रोत मिलेगा कमाई का। एक बात और कहना चाहूँगा संजय जी, कुछ दिन पहले हमारे भद्रकाली मंदिर में आपके विधानसभा के विधायक अकेला जी आए हुए थे। जब उनसे मैंने सवाल किया जेबी केसेस आपकी नई पार्टी मुकाबले में, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जेबी केसेस कहीं नहीं, वो ज़ीरो है। इसके बारे में क्या? देखिए क्या है कि कभी भी जब कोई आपके विरोधी दल होते हैं आपके समक्ष, तो वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई उनको भी पता है और सारे लोग जान रहे हैं, झारखंड का आम जनमानस जान रहा है। सुबह 7 बजे से रात के 1 बजे तक हम लोगों की सभाएँ चल रही हैं। बोलते-बोलते हम लोगों का गला बैठ जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रही है और रात के 1 बजे लगभग 1500, 1500, 1000 महिलाएँ इंतज़ार कर रही हैं और सिर्फ़ इंतज़ार नहीं कर रही हैं, वो प्लेट में मेरे लिए खाना लेकर के आ रही हैं कि बाबू आ रहा है, तो वो खाना खाया होगा कि नहीं। मेरे गाड़ी के पास खाना लेकर के आ रही हैं, मेरे पैकेट में पैसे डाल रही हैं। अगर रात हो जा रही है तो लोग वहीं कह रहे हैं कि बाबू यहीं पर हम लोग एक रूम दे देते हैं, यहीं पर सबको आप लोग आराम से सो जाइए, इतना रात में कहाँ जाइएगा। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लीडर्स को आज भारतीय राजनीति में मिल रहा होगा। लेकिन अगर झारखंड की राजनीति में हम तमाम नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हमारे जयराम भाई हों या हमारे तमाम साथी हों, सभी को गाँव में एक तरीके का ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे रांची में हमारे देवेंद्र भाई हों, हमारे रिजवान हों, हमारे मनोज भाई हों, तमाम सभी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, सबको फील्ड में एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अपने मुँह से कहना कि कोई चुनौती नहीं है, वो लोग तो कहते ही हैं राजनीति में, लेकिन सच्चाई से वे भी वाकिफ़ हैं। चुनौती नहीं है तो फिर उनको मान लेना चाहिए था कि वॉक ओवर है, फिर धूप में उनको भी पसीना नहीं बहाना चाहिए था। तो चुनौती तो है तभी तो वो फील्ड में टकरा रहे हैं। तो इस बात को मान कर के चलिए कि हम लोगों ने एक बहुत मजबूत चुनौती पेश की है और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि बहुत अप्रत्याशित परिणाम होने जा रहा है और एक साधारण नौजवान जो झारखंड की सड़कों पर, गलियों पर लेकर के आंदोलन कर रहे थे, वैसे लोग ऐतिहासिक तौर पर झारखंड की राजनीति में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इसको आप मान कर के चलिए। आप कहते हैं संजय जी कि हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, तो लोकसभा चुनाव में तो बहुत पैसे खर्च होते होंगे, तो किस तरह से इसे देखेंगे? लोकसभा चुनाव में आप लोग कहते हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम चंदा करके कह रहे हैं, तो कैसे इस इतने बड़े चुनाव को किस तरह से? जी, मैं बता रहा हूँ, ये कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, ये हम लोगों का जो मैकेनिज़्म है, हम लोग इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, इसको ऐसे समझना है। मैं कैंडिडेट हूँ, हमारा खर्च ज़ीरो है, सिर्फ़ एक खर्च है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल, डीज़ल जो भी लगता है। गाड़ियाँ भी हमारी नहीं होती, किसी की भी गाड़ी नहीं, जयराम भाई की अपनी गाड़ी नहीं है, किसी समर्थक ने, अपने चाहने वाले ने दिया, मेरी भी गाड़ी नहीं, किसी चाहने वाले ने दे दिया और इस तरह से हम लोग घूम रहे हैं। जिस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पर ब्लॉक कमिटी है, पंचायत कमिटी है और बूथ कमिटी है। पंचायत कमेटी की ये ज़िम्मेवारी है कि आप बूथ कमेटी बना करके वैसे लोगों को चुनिए, जो किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना रखे, झारखंड और झारखंडियत की भावना से वो ओतप्रोत हो। और हम लोगों ने इसकी एक टीम बनाई है फाइटर 51, एक बूथ पर 51 लोगों की टीम और एक आदमी की ये ज़िम्मेवारी है कि कम से कम 11 या 21 लोगों को आपको कन्विंस करके पोलिंग स्टेशन पर लाना है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब चूँकि हम लोग फील्ड में हैं, तो हो सकता है कि खाने-पीने का तो जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं गाँव में, तो गाँव के लोग ही हम लोगों के लिए खाने का दाल-भात, चावल जो भी अपना गाँव का खाना है, उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हम लोगों का खर्च बहुत नॉमिनल है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो खर्च पर हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस थोड़ा बहुत जो खर्च है वही डीज़ल, पेट्रोल जो हमारी गाड़ियों में लगता है, उसके अलावा कोई खर्च हम लोगों का है नहीं। एकोमोडेशन के लिए, रुकने के लिए फ्री में गाँव वाले दे रहे हैं, खाने के लिए गाँव वाले दे रहे हैं,
और हमको लगता है कि गाँव वालों के पास पेट्रोल डीजल रहता तो वो भी दे ही देते। लेकिन चूँकि वो पेट्रोलियम पदार्थ है, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। एक चीज़ संजय जी, क कल या परसों मैं एक आपका न्यूज़ देख रहा था जिसमें कई महिलाएँ ने आपको प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो अक्षत दिया था, जो कुछ पैसे दिए थे, वो जैसे भगवान पे चढ़ाते हैं, उस तरह से मिल रहा था। तो इसके बारे में, इस आशीर्वाद के बारे में क्या कहें? मैं तो मतलब बहुत भावुक हो जाता हूँ, कई जगहों पर मुझे अपने आँसू छुपाने पड़ते हैं। कई जगहों पर ये हाल हुआ कि मैं स्पीच दे रहा हूँ, तो कोई हमारी दादी आ रही है, मेरे पैकेट में पैसा रख रही है। कोई उधर से आंटी आ रही है, मेरे पैकेट में पैसा रख रही है। कोई हाथ में दे रहा है, कोई माइक के सामने आके दे रहा है, कोई पैसे की माला पहना रहा है, कोई अक्षत दे रहा है, कोई फूल दे रहा है। और जब गाँव के भ्रमण में निकलता हूँ, तो जहाँ से गाँव का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से लास्ट गाँव तक हर घर से महिलाएँ थाली लेकर के, अक्षत लेकर के, 10 से 11 रुपए लेकर के खड़ी रहती हैं, दोनों तरफ इधर, 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 इधर बीच रास्ते में। मतलब बहुत अजीब कह सकते हैं कि एक अतुल्य अनुभव है, जिसे मैंने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया था। और इस प्यार और ये पूरा सत्कार और सम्मान के कारण हम लोगों की ऊर्जा और 4 गुनी हो गई है और यही कारण है कि हम लोग 18 घंटे, 19 घंटे काम कर रहे हैं। नींद भी पूरी नहीं हो रही है, तो सफ़र के दौरान गाड़ी में ही हम लोग सो जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इन पूँजीपतियों के सामने पैसे पे हम लोग नहीं टिक पाएँगे। हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, संघर्ष और मेहनत। तो जब सच्चाई हम लोग जानते हैं कि इन पूँजीपतियों के सामने पैसे से हम लड़ नहीं पाएँगे, तो हम अपने संघर्ष के बूते ही लड़ सकते हैं। तो यही संघर्ष का रास्ता हम लोग अपना रहे हैं और उसके अलावा कोई हम लोग शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते हैं। हम लोग मेहनत करना चाहते हैं और सीधे जनता के बीच जाना चाहते हैं। चूल्हा-चौका, किचन, खेत, बाड़ी, प्याज का खेत सब जगह हम लोग पहुँच रहे हैं, सब जगह बतिया रहे हैं। 2 मिनट भी हम लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं। शाम में जब सब पूरे कैंपेन से लौट रहे हैं, शहर से गुज़र रहे हैं, तो जितने चौराहे हैं वहाँ पर भी जनसंपर्क करते हुए फिर घर आ रहे हैं, ताकि समय का सदुपयोग हो जाए क्योंकि काफ़ी 17 लाख लोगों तक पहुँचना है। तो जितना ज़्यादा हम समय जनता के बीच दे पाएँगे, उतना बेहतर होगा। चूँकि क्या है कि बहुत बड़ा सूचना तंत्र, मीडिया प्रबंधन ये सारी चीज़ें भी हम लोगों के पास नहीं है। तो इस कारण से हम लोगों का एक ही विकल्प है कि हम लोग जनता के पास सीधे तौर पर पहुँचे और राजनीति में ये सबसे बेहतर विकल्प होता है कि आप सीधे जनता के पास पहुँच रहे हैं। तो यही हम लोग कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा। मैं अभी बता दें कि जेबीकेएसएस जेएलकेएम हो गया है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। चुनाव आयोग ने इन्हें ये नाम दिया है, कुछ दिनों में इन्हें सिंबल भी मिल जाएगा। नाम तो लगभग सेम मिल ही चुका है, अब सिंबल में भी कहीं शेर फिर से ना मिल जाए। चलिए ये बात 2 बड़ी इंटरनेशनल पार्टियाँ से लड़ रहे हैं आप। तो क्या लगता है हज़ारीबाग में आपका पूरा दमखम के साथ, ऊर्जा के साथ इस बार आ रहे हैं? नहीं, आ नहीं रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी मैदान में हैं और इस चुनाव को जीत रहे हैं और हम लोगों के कारण राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की हालत खराब है। आपने गौर किया कि हम लोगों के कारण ही ये लोग खदियानी-खदियानी कैंडिडेट झारखंडी-झारखंडी कैंडिडेट दे रहे हैं। एक तो प्रेशर बन गया, ये कहते हैं चुनौती नहीं है। हम लोगों के अभियान के कारण ही आप लोगों ने खदियानी प्रत्याशियों को कमोबेश टिकट देने की एक कोशिश की। लेकिन चूँकि अब इन लोगों के पूरे जो कहते हैं षड्यंत्र और साजिश से पर्दा उठ गया है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो वर्तमान सांसद हैं इस वक़्त, उनके पिताजी भी यहाँ के पूर्व सांसद हैं। पिता-पुत्र दोनों एक ही घर में रहते हैं, डेमो टाँड़ के ऋषभ वाटिका में। बेटे की टिकट कट गई, पिताजी दिल्ली से आए हज़ारीबाग और उन्होंने एक संदेश दिया कि मैं टिकलाल बाबू के बेटे को कांग्रेस में शामिल करा करके इसको टिकट दिलाया हूँ। अब आप लोग खदियानी को वोट दीजिए। अब आप एक बात को समझिए, डेमोटांड में एक घर है ऋषभ वाटिका, उसमें बेटा बीजेपी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, पिताजी कांग्रेस वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि किसी भी रूप में हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र की जो राजनीति तय होगी, उसकी जो चाबी रहेगी, वो सिन्हा परिवार के घर में रहेगी, ऋषभ वाटिका में रहेगी, डेमोटांड में रहेगी और यहीं से पक्ष की भी राजनीति तय होगी और यहीं से विपक्ष की भी राजनीति तय होगी। तो हज़ारीबाग के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि चित भी आपका हो और पट भी आपका हो। आप इसलिए अपने घर से वहाँ से अभी कांग्रेस की राजनीति करना चाह रहे हैं, ताकि रिमोट कंट्रोल आपके पास रहे और अगर कोई जीत भी जाए, तो आप उसको अपने तरीके से संचालित और नियंत्रित करें। तो हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर लंबे अरसे तक मौका मिल चुका है। चाहे अविनाश पांडे हो, यशवंत सिन्हा हो, चाहे जयंत सिन्हा हो, इन तमाम लोगों को। तो जब इतने लंबे समय तक मिल गया, उसके बावजूद भी हज़ारीबाग का जो विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, ज़मीन अधिग्रहण की समस्या है, तमाम इलाकों में, उसका समाधान नहीं हो पाया है। और ये लोग आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बड़का गाँव की कंपनियाँ हैं, इन सारे कंपनियों ने जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और बीजेपी को पैसा दिया है। तो जब ये लोग बीजेपी को पैसा पहुँचा चुके हैं चंदा, तो फिर से उसके सांसद चुने जाएँगे, तो फिर से तो अडानी के खिलाफ सवाल नहीं उठाएँगे। पिछले 10 साल में अडानी के खिलाफ जयंत सिन्हा जी ने एक भी सवाल संसद भवन में नहीं उठाया है। तो सीधा-सा है कि जियो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा करोड़ों-करोड़ का, जाकर के बीजेपी को दिल्ली में चंदा देगा, तो
तो उसके सांसद जब 10 साल तक एक भी सवाल उठाए ही नहीं विस्थापितों के लिए, तो फिर से अगर बीजेपी के कोई सांसद बन जाते हैं तो वो भी नहीं उठाएँगे। और अगर कांग्रेस के भी सांसद को अगर कोई गलती से वोट देता है, तो वो भी रिमोट कंट्रोल रहेंगे। तो मिला-जुला करके सत्ता की चाबी या तो सिन्हा परिवार जी अपने पास रखना चाहते हैं और अगर बीजेपी को जिताते हैं तो जनता के कल्याण का सवाल वहाँ से उठेगा ही नहीं। ऐसे में झारखंडी जनमानस ने, हजारीबाग की आम जनता ने ये फैसला किया है कि झारखंड के मुद्दे पर वोट किया जाए। कौन झारखंड की ज़मीन को बचाएगा, कौन झारखंड के विस्थापितों का सवाल जाकर के दिल्ली में उठाएगा। और रवि जी एक बात समझिए कि झारखंड के अंदर जितना विस्थापन हुआ, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितना विस्थापन हुआ, जिन लोगों को पुनर्वास नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, ये राज्य का विषय नहीं है। चूँकि खनन जो है कोयला का, खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होता है, ये केंद्रीय विषय है। तो ये विषय पिछले 10-15 सालों में देश की राजनीति में राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा ही नहीं है कि झारखंड के इतने लोगों का खेत लूट लिया गया है, इतने लोगों का ज़मीन बर्बाद हो गया है, ये विस्थापित हो चुके हैं, इनको पुनर्वास नहीं मिला है। ये एक भारत की राजनीति में एक राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने का, विमर्श करने का विषय है कि आखिर झारखंड के लोग कहाँ जाएँगे? लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये कोई विषय बन ही नहीं पा रहा है, ये जिला से बाहर राजधानी तक ये विषय नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इस पर सवाल नहीं होगा, तो हमारे लोग कहाँ जाएँगे? हमारे लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत मुखर रूप से सारी बातें रखी है और हजारीबाग की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जेबीकेएसएस के संजय मेहता क्षेत्र में उतरे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं और क्या होता है सारा मुद्दा। तो लोकसभा चुनाव में सारी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं हर खबरों से रूबरू कराते रहूँ। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामले न्यूज़।